नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की। आपको बताऊंगी कि कैसे पूरा चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान होता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे योगी के भगवा पर क्यों भड़क गए हैं, तो वहीं राजस्थान में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। मौलाना क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान सड़क पर उतर आए तो रूह कांप जाएगी। क्यों कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़के आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो उन्हें संभालना असंभव होगा। बुज़दिल वाला नैरेटिव सेट कर उन्हें उकसाने की कोशिश क्यों की जा रही है। बात प्रयागराज की होगी, जहां सड़कों पर 10,000 से ज्यादा छात्र उतर आए हैं। गाजियाबाद की खबर भी होगी आपके सामने, जहां वकीलों ने प्रोटेस्ट कर दिया। लेकिन सबसे पहले बात प्रयागराज की। योगी के उत्तर प्रदेश में एक बार फिर स्टूडेंट सड़क पर उतर आए हैं। प्रयागराज में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखें। प्रयागराज में ये प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने हो रहा है। हजारों की संख्या में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र आज सड़कों पर उतर आए। छात्र यूपीपीएससी ऑफिस की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। बहुत सारी बैरिकेडिंग करके रखी गई थी, जिससे प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़ दिया और फिर वो आगे बढ़ने लगे। देखिए, एक वैसी ही तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। इस दौरान छात्र नारेबाजी कर रहे थे। छात्र 1 डे 1 एग्जाम का नारा लगा रहे थे। छात्रों की डिमांड यह है कि एक ही दिन में एक एग्जाम कराना चाहिए, एक ही एग्जाम अलग अलग डेट पर ना हो। प्रदर्शनकारी छात्र हाथों में बैनर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके पोस्टर पर नो नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ था। अब ये नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या, ये आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये 4 तस्वीरें आप देखिए। इसका विरोध हो रहा है और इस प्रोटेस्ट का असर क्या है वो भी आगे आप जानेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और ARO एग्जाम पर क्यों ये बवाल मचा हुआ है, वो सारी खबर आगे आपके सामने रखूंगी। पहले ये तस्वीरें आप देखिए। यूपीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन पद्धति के खिलाफ आज करीब 10,000 कैंडिडेट लोक सेवा आयोग का घेराव करने के लिए पहुंचे। आयोग से करीब 500 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रखी थी और इस दौरान छात्र पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। उनके हाथों में पोस्टर थे, गांधी की तस्वीर थी। वे मार्किंग की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को वापस लेने की मांग पर शोर मचा रहे थे। दरअसल छात्र यूपीपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और ARO परीक्षा को अलग अलग दिन अलग अलग पालियों में कराने की बजाय एक ही साथ कराने की मांग कर रहे थे। आप खुद छात्रों को सुनिए, उनकी मांग क्या है। ARO भर्ती परीक्षा और PCS 2024 में नई प्रणाली लागू की गई है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्र एक ही दिन सारी परीक्षाओं को कराने की मांग कर रहे हैं। जब इसको लेकर छात्र काफ़ी विरोध कर रहे हैं। हज़ारों की संख्या में छात्र लोक सेवा आयोग गेट पर खड़े हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर छात्र सुबह से ही लगातार डटे हुए हैं और लोक सेवा आयोग से रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन छात्रों को नहीं मिला है, जिससे छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो बताएंगे कि आखिर इस प्रक्रिया से क्या नुकसान है। जी बिल्कुल तौर पे जहाँ पर पहले 150 क्वेश्चन के पेपर होते थे पीसीएस में, तो ऑलरेडी मान चलिए 7 से 8 क्वेश्चन विवादित होते थे, तो उसका आयोग जो है आंसर देता, फिर रिवाइज चीज़ों पर जो है फिर अपना जो है स्पष्टीकरण नहीं देता था।
और अगर 2 दिन में होगा तो मान चलिए ऑलरेडी कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन विवादित हो जाएंगे। तो इस पर क्या होगा, पता लगा 85 क्वेश्चन कोई क्वालिफाई है, 105 में नॉट क्वालिफाई है। और फिर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का जो स्पष्टीकरण मानक नहीं रखे हैं। आप किस तरीके से जीएस में किसी क्वेश्चन का निर्धारण नहीं कर सकते कौन सा टफ है कौन सा आसान है। और इस तरीके से क्या होगा कि बच्चों में जो है एक रोष पैदा हो जाता है, हमारा आसान है आपका टफ है। और उसके बाद आप सीसेट की प्रक्रिया में किस तरीके नॉर्मलाइजेशन रखेंगे, इसका कोई उद्देश्य स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस चीज़ से जो है क्या होगा, छात्रों के साथ एक छलावा है, क्योंकि आज तक ये प्रक्रिया अभी लागू नहीं होगी। और इस तरीके से प्रक्रिया लागू हुई तो आप देखिए एक पिछले वर्षों में देखा जाए तो कोई वैकेंसी आप क्लियर नहीं कराएं, और पेपर जब हो रहा है पेपर आउट हो जा रहा है। तो इतने बड़े शासन तंत्र होने के बावजूद अगर चीज़ों का आप स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे हैं, पेपर नहीं करा पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा फेलियर है आपका। क्या वजह है जो ऐसी प्रणाली जो चेंज की गई, क्या वजह हो सकती है? देखिए, अब आयोग का अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो आयोग ही जानता है कि क्या वजह रही होगी, सही वजह तो। लेकिन जो भी है ये छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि फिर आपका जो है किस्मत का रोल ज़्यादा हो जाएगा और मेहनत का रोल कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे 2 दिन अगर पेपर होंगे तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेपर ईजी है कौन सा पेपर हार्ड है? आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं छात्रों के हित में नहीं है। कुछ जो नहीं पढ़ करके वो उसमें पास हो जाएंगे, और जो पढ़े लिखे हैं वो उसमें अगर पेपर उनका टफ आ गया तो वो बाहर हो जाएंगे। तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ पर हजारों छात्र इकट्ठा हो गए हैं। लोक सेवा आयोग के सभी गेटों पर छात्र आ गए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हम समझौता नहीं करेंगे जब तक कि ये प्रक्रिया रद्द नहीं होती। यूपीपीएससी के बाहर छात्रों का प्रोटेस्ट पहले से तय था, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन जब छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आयोग की तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगे तब उन्हें रोका गया। दरअसल आयोग ने, पूरा मामला क्या है यहाँ से आपको समझाती हूँ। दरअसल आयोग ने सिविल सेवा की प्रीलिम्स की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर ये 2 तारीखें तय की, जबकि ARO की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी गई। प्रीलिम्स की परीक्षा हर दिन 2 पालियों में यानी कि कुल 3 पालियों में आयोजित की जाएंगी, जबकि ARO का एग्जाम 22 दिसंबर को 2 पाली और 23 दिसंबर को 1 पाली में यानी कि कुल 3 पालियों में होगा। मतलब ये हुआ कि अलग अलग पेपर आएंगे, 3 तरीके के पेपर आएंगे। इसके लिए आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू कर दिया और इसी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का ही विरोध किया जा रहा है। यूपीपीसीएस में होने वाले नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है यहाँ पे, जो कि लोक सेवा आयोग ने 1 महीने पहले ही लागू कर दिया। एग्जाम अभी हमारा 1 महीने रह गया है और पढ़ने के बजाय हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सर, नॉर्मलाइजेशन से आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि कौन अंदर हुआ और कौन बाहर हुआ। नॉर्मलाइजेशन स्कोर में जो 90% पाए हुए हैं, किस पाली में अगर किसी एक पाली में 2 से ज्यादा लोग आ गए आगे, तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन आगे जाए और कौन पीछे है? जो अभी तक एग्जाम 1 शिफ्ट में हो रहा था उसे हम लोग 1 ही शिफ्ट में मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है नॉर्मलाइजेशन की। जो हर स्टूडेंट के लिए इसमें ये होगा कि जो अपेयरिंग छात्र, मान लो पहले दिन 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है, पहले दिन 1000 छात्र सम्मिलित हुआ, उसके जस्ट अगले दिन 1800 लड़के अपेयर हो रहे हैं, तो आप लड़कों के बेस पे नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। ये तरीका बहुत गलत होने वाला है। उत्तर प्रदेश में सिविल सेवा के प्रीलिम्स एग्जाम में पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की गई है। यानी एक दिन अगर पेपर कठिन आता है तो दूसरे दिन अलग, तो दोनों में कैंडिडेट्स को मिलने वाले नंबर का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और स्टूडेंट इसी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्र एक ही दिन में एक ही पाली में एक ही तरीके के एग्जामिनेशन पेपर के साथ अपना एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। अब छात्रों का कहना यह है कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होने पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे कि उनका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। छात्र यूपीपीएससी के गेट तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया और इसलिए उनका बल प्रयोग करना पड़ा। देखिए, अब पहले मैं कारण आपको बता देती हूँ, फिर आगे जो बयान है वो आपको समझाती हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अलग अलग शिफ्ट में छात्रों की संख्या अलग अलग होगी और अलग अलग संख्या होने की वजह से परसेंटेज नहीं बल्कि परसेंटाइल में स्कोर इवैल्यूएट किया जाएगा। इवैल्यूएशन परसेंटाइल के आधार पर होगा। शिफ्ट में मौजूद छात्रों की संख्या से ये परसेंटाइल तैयार होता है। छात्रों का परसेंटाइल प्रभावित हो सकता है, ऐसे उन्हें आशंका है और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं।
जिलों में ही क्यों कराई जा रही है? क्या 75 जिलों में डीएम नहीं है? 75 जिलों में पुलिस प्रशासन नहीं है? उन 75 जिलों के डीएम और पुलिस प्रशासन क्या करेंगे? आयोग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है और हम लोग के साथ पूरी तरीके से छलावा है। 2 शिफ्ट में होगा, कौन सा पेपर इजी आएगा, कौन सा हार्ड आएगा, इसका कोई पता नहीं चलेगा। और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको भली भांति पता है कि 1-2 क्वेश्चन से ही उनका अगर होना है तो हो जाता है, नहीं होता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मायने रखता है। और रही बात की जो है कि हमारी 5 लाख लड़कों का एक दिन में एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन 50 लाख सिपाही का 5 दिन में एग्जाम ले सकते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि किसी के साथ अन्याय हुआ या न्याय हुआ। जिस तरह से पीईटी का एग्ज़ाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन करके परसेंटाइल का सिस्टम लाया जाता है, उसी हिसाब से नुकसान होगा। कोई कितने अच्छे अंक प्राप्त कर पा रहा है, इससे कुल मिला के प्रतियोगी छात्रों का जो अच्छी तैयारी करते हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दरअसल जिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये पूरा घमासान है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसे समझना जरूरी है। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन को क्यों अपनाया जाता है, इसके पीछे के कारण भी आपको बता देती हूँ। जब कोई भी परीक्षा एक दिन या एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट में होती है, ये जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलती हूँ, एक दिन में एक शिफ्ट से ज्यादा में अगर परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये एक ऐसा मूल्यांकन का फॉर्मूला है जब अलग अलग डेट और अलग अलग पालियों में एग्जाम होता है। इसके लिए अलग अलग प्रश्न पत्र बाकायदा तैयार किए जाते हैं और हर पेपर की डिफिकल्टी के लेवल में भी अंतर हो सकता है। इस कारण से अगर इजी पेपर आया तो उस शिफ्ट के छात्रों को फायदा सिर्फ ना पहुंचे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है, क्योंकि अगली शिफ्ट में हो सकता है पेपर कठिन हो। इसके लिए आयोग इस फॉर्मूले के आधार पर काम करता है कि वो छात्रों का परसेंटाइल निकालता है और परसेंटाइल के जरिए ही पूरा रिजल्ट तैयार होता है, जिससे लेकर छात्र इस वक्त आक्रोशित है और छात्र ये कह रहे हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि उन्हें आगे ले जाया जा रहा है या फिर उन्हें निकाला जा रहा है, पीछे किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके लिए जो फॉर्मूला है जो तैयार किया है उसे सार्वजनिक कर दिया है। आयोग ने पहले ये बता दिया है कि किस फॉर्मूले से ये पूरा परसेंटाइल तैयार किया जाएगा। इसे आप इस तरीके से समझिए, शिफ्ट कि किसी उम्मीदवार ने मान लीजिए x अंक हासिल किए, इस शिफ्ट में कुल n उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, तब उस उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर जानने के लिए पहले x के बराबर या इससे कम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या को n यानी कि उसी शिफ्ट में प्रेजेंट कुल उम्मीदवारों की संख्या से डिवाइड करना होगा। ये देखिए, मैं इसे आगे और इन डिटेल समझाऊंगी, लेकिन जो लोक सेवा आयोग ने जो लेटर जारी किया है वो इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। इसमें ये पूरा प्रोसेस समझाया गया है। अब 100 से गुना करने पर उम्मीदवार का जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो निकल कर आएगा। ये देखिए आपके सामने है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट एंड आई यानी कि हैविंग रॉ स्कोर लेस देन और इक्वल टू XIG। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, PIG का मतलब पहले आप समझिए कि परसेंटाइल स्कोर जो है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट यानी कि एक पाली में कितने कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, और परीक्षार्थियों के नंबर यानी कि XIG। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, एक पाली में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से उसे भाग दिया जाएगा और फिर परसेंटाइल डिसाइड किया जाएगा। मामला चूंकि छात्रों से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मामला राजनीतिक रंग तो लेना ही था, तो ऐसे में सियासत होनी भी लाजमी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि युवा विरोधी भाजपा का छात्रों छात्राओं पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब जब अपनी मांग को बुलंद किया तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं है, हम युवाओं के साथ हैं। हम यानी कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी युवाओं के साथ है। युवा कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। ये लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने एक्स पोस्ट पर डाला। ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए,
उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? प्रयागराज में छात्र एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्र यूपीपी सीएफ दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं, तो गाजियाबाद समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकील आज सड़कों पर उतर आए हैं। गाजियाबाद के कोर्ट रूम में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ वकीलों ने आज 2 घंटे तक रोड जाम किया। अभी तक वकील प्रदर्शन कर रहे थे, कोई काम का बहिष्कार कर रहा था, कोई नारेबाजी में लगा हुआ था, लेकिन सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज एक साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में वकील दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक सड़कों पर उतर आए। प्रशासन के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, सड़कों पर जाम लगाया। गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में वकील कचहरी के बाहर हापुड़ रोड पर पहुंचे और रोड पर बैठ गए। पूरे 2 घंटे तक उन्होंने रोड जाम करके रखा, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। वकील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अक्टूबर को गाजियाबाद कोर्ट रूम में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद से ही गाजियाबाद के वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में वकील 1 दिन का काम का बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन अब वकीलों ने अपनी रणनीति बदल दी है। एक साथ 22 जिलों में वकीलों ने रोड जाम किया। दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कामकाज ठप रखा। गाजियाबाद के अलावा मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, हापुड़, बागपत, नोएडा, बुलंदशहर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और मुरादाबाद में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। प्रशासन को पहले से ही वकीलों के प्रदर्शन की जानकारी थी, इसलिए पुलिस सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। कोर्ट में लाठीचार्ज से आक्रोशित वकीलों का आज महाहड़ताल है और गाजियाबाद में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हरदोई रोड जो है उसको यहाँ पर वकीलों ने जाम कर दिया है, रोक दिया है इस पर जो ट्रैफिक है और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वकील। ये जो हरदोई रोड है इस तरफ से जा रही है मेरठ और दूसरी ओर से जा रही है दिल्ली। NH-24 पे ठीक खड़े होकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है वकीलों द्वारा और उनकी मांगे हैं कि जो भी पुलिसकर्मी उस दिन लाठीचार्ज में थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विजयकांत शर्मा एडवोकेट है और 29/10 को जो लाठीचार्ज हुआ डीजे साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल 21 का वायलेंस किया। अगर अधिवक्ता लोग गुंडे हैं, यहाँ पे हमारी बहनें भी खड़ी हैं, महिला अधिवक्ता भी खड़े हैं, बुजुर्ग एडवोकेट भी खड़े हैं, जूनियर भी खड़े हैं, ये स्थिति किसने उत्पन्न करी? इस जिला जज कम्बक खत ने, इस जिला जज ने बिना पूछे डायरेक्शन दिए, परमिशन किसी के लिए लाठीचार्ज आज तक जब से देश आजाद हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कोर्ट रूम के अंदर वकीलों पर लाठीचार्ज हुई। आज डीजे साहब को आपके माध्यम से संदेश कहना चाह रहे हैं, अगर तेरे में हिम्मत है तो अब तू लाठीचार्ज करके दिखा। लाठी का बदला लाठी से और खून का बदला खून से लिया जाएगा। अभी क्या मांग? 22 जिलों में वकीलों का प्रदर्शन केवल आज तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 15 नवंबर तक हर दिन रोजाना वकील 2 घंटे तक काम का बहिष्कार करेंगे। आपने एक बयान तो सुन ही लिया, अच्छा खासा आक्रोशित वकील साहब दिखाई दे रहे थे। अब इनकी रणनीति क्या है? अगले कई दिनों तक यानी कि 15 नवंबर तक, 11 से लेकर 15 नवंबर तक 22 जिलों में पहले तो रोड जाम करने की तैयारी की जाएगी। 2 घंटे तक कामकाज ठप रहेगा और इसके साथ ही वकीलों की महापंचायत 16 नवंबर को यानी 11 से 15 नवंबर तक जब ये पूरा
काम ठप करना, कामकाज रोकना, हंगामा करना ये होगा। तो 16 नवंबर को महापंचायत होगी और फिर इसी में आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। वकीलों का कहना है कि सरकार को हमारी मांगों के आगे झुकना होगा, इसमें कि आगे की रणनीति तय हो। 22 जिलों के बार के पदाधिकारियों, यानी कि जो 22 जिले हैं उनके बार एसोसिएशन है, उसके पदाधिकारियों ने गाजियाबाद कचहरी में बैठक करके आंदोलन का फैसला लिया है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। वकीलों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को आगे और तेज किया जाएगा। अब आपको ये बताती हूं कि आखिर इन वकीलों की मांग क्या है, किन मांगों की वजह से लगातार कामकाज ठप है। पहले ये वकील जिला जज अनिल कुमार के ट्रांसफर की मांग कर रहे थे। जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में ही वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन अब वकीलों का कहना यह है कि जिला जज का ट्रांसफर होना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। उनकी दूसरी मांग यह है कि जिन पुलिस वालों ने वकीलों पर लाठियां बरसाई उन पर भी एक्शन लिया जाए। वकील इन पुलिस वालों को सस्पेंड किए जाने की मांग कर रहे हैं, यानी गाज पुलिस वालों पर भी गिरे। प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना यह है कि अगर सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है तो लॉ ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी लागू किया जाए। अब हम ये मानते हैं कि वो न्याय करने लायक नहीं है। न्यायाधीश का काम है न्याय देना। जब वो खुद ही न्याय नहीं कर रहे, वो एक न्यायपालिका के उसमें एक कोर्ट रूम में बैठ करके और इतने सारे एडवोकेट्स को बर्बरता से पिटवा सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को पिटवाया, वहाँ पे महिला कांस्टेबल भी नहीं थी जो महिलाओं को मारा जाए। कितनी चोटें उन्हें इतनी जगह लगी हुई है जो बताई नहीं जा सकती मीडिया के सामने। और इस तरह की हरकत करने के बाद सबसे पहली बात तो ये डीजे बर्खास्त होना चाहिए। दूसरा, हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। हमें क्यों नहीं मिल रहा? जब हम इतने सालों से इस बात के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं लगाया जा रहा? इस बार ये आंदोलन तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ना मिले। इनका तो वैसे भी तबादला होना ही था, हमें तबादले से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये निलंबित होने चाहिए डीजे, क्योंकि ये कहीं पे भी जाएंगे। आपको मैं ये बताऊं, कोई सोचता हो इन्हें ट्रांसफर दे दिया जाए, ट्रांसफर देके आप क्या करेंगे? आप जिस कोर्ट में जाके बैठेंगे वहां पे भी यही सीन होना है, वहां पे भी फिर आंदोलन होना है। मने अधिवक्ता को सिर्फ अब साल भर आंदोलन पे बैठना है। आज हापुड़ के लिए, आज गाजियाबाद के लिए, आज बागपत के लिए, वो जहाँ भी ट्रांसफर होंगे वो वहाँ पे इश्यूज क्रिएट होंगे, तो वो निलंबित होने चाहिए। एक साफ निर्णय है। दूसरा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए हमें। तीसरा, ये काली कोट पहनी गई है आम जनता को न्याय दिलाने के लिए। जरा आप आम जनता पे लाठीचार्ज करके देखिए क्या करते हैं वो, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो किसी का, वो देखिए आप क्या हश्र करते हैं, आप करके देख लीजिए। आखिर 29 अक्टूबर को गाजियाबाद की कचहरी में ऐसा क्या हुआ था कि वकील ऐसे संग्राम पथ पर है? इसका जवाब मैं आपको देती हूं। दरअसल उस दिन जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में जमानत से जुड़े हुए एक केस की सुनवाई चल रही थी और इस दौरान वकील नाहर सिंह से जज की नोकझोंक हो गई। नाहर सिंह ने इस केस को दूसरे जज के सामने ट्रांसफर करने की मांग कर दी, जिसे जिला जज ने ठुकरा दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद जजों ने जिला जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश की। इसके बाद जज ने पुलिस को कोर्ट रूम में बुला लिया। पुलिस ने कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होने के बाद वकीलों को निकालने की कोशिश की, लेकिन जब इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए तो फिर लाठीचार्ज किया गया। जब 60-70 वकील न्याय प्राप्त करने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि हमारी फाइल में सुनवाई कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं सुनूंगा मैं। उन्होंने कहा नहीं सुनोगे, लोड है तुम पे तो तुम अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर दो। उन्होंने कहा ट्रांसफर भी नहीं कहो, मेरी मर्जी। कोर्ट उतार के भाव चढ़ा के पहलवानी करना आगा, वकील की तेरी माँ का तेरी बहन का। अभद्रता वाला व्यवहार उन्होंने किया है। 29 तारीख की ये घटना है और जो उन्होंने कृत्य किया है बहुत गलत हुआ है वकीलों के साथ। और आज क्यों आप लोग जो न्याय दिलाते हैं वो इस तरह से जो पब्लिक को न्याय दिलाते हैं उनकी रोड रोक करके खड़े हो गए न्याय के लिए? हम मजबूरी में कर रहे हैं। ये 29 तारीख की घटना है। हम जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनसे विनती कर रहे थे कि जज साहब का ट्रांसफर कर दो, निलंबन कर दे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे नहीं किया गया। अभी हाईकोर्ट द्वारा जो है कुछ जजों का ट्रांसफर किया गया, इन जज साहब का भी ट्रांसफर कर देते। हमारी मांग बड़ी नहीं थी, लेकिन हमें जो है इतना उत्सुकाया जा रहा है कि हम आंदोलन करें। पूरे मामले की टाइमलाइन भी आपको बता देती हूं कि किस तरह गाजियाबाद के मामले ने पूरे उत्तर प्रदेश के वकीलों को आंदोलित कर दिया है। 29 अक्टूबर को कोर्ट रूम में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ। इससे गुस्साए वकीलों ने उसी दिन कोर्ट परिसर में पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। अगले दिन वकीलों ने फिर गाजियाबाद कोर्ट परिसर में प्रोटेस्ट किया। 4 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश के वकील हड़ताल पर चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कामकाज इस दौरान ठप रहा। 29 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वकील चले गए और साथ ही
अगली ही तारीख यानी कि 9 अक्टूबर, ये देखिए 29 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे वकील। 11 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में प्रदर्शन हुआ, यानी कि आज की तारीख में 22 जिलों में प्रदर्शन हुआ। अब 2 दिन के बाद आज जब वो सड़क पर उतर आए हैं, अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो आगे की रणनीति के साथ वो मैदान में उतरे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब 15 नवंबर तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा और 16 नवंबर को महापंचायत होगी। जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए लागू नहीं कर दिया जाएगा, हम आम जनता की लड़ाई लड़ें या अपनी लड़ाई लड़ें, बताइए। सबका हित हो रहा है इसमें। और मैं एक छोटी सी बात से अवगत आप सबको कराना चाहूंगी कि क्या उनको पावर नहीं थी, जिला जज के पास पावर नहीं थी, जो उनको ये जरूरत पड़ी कि लाठीचार्ज करवा दिया उन्होंने, पुलिस को ऑर्डर दे दिया। किसने उनको हक दिया कि पुलिस को ऑर्डर दे दिया? उन्होंने निहत्थे वकीलों को लाठीचार्ज करवाया उन्होंने। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और वर्तमान सरकार जो किसी पार्टी के लिए काम ना करें। ये वकील है, अगर वकीलों के हित में आप नहीं सोचोगे तो आज ही आप छोटा सा धरना देख रहे हैं, कल को विशाल धरना और उसके बाद विश्वव्यापी धरना आप देखेंगे। इतना बड़ा सैलाब आने वाला है मैडम, कोई नहीं सोचेगा। तो इसलिए मेरी वर्तमान सरकार से भी मांग है कि इस पर विचार करें और इस मसले को, इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। कि सबसे पहले जिला जज साहब टर्मिनेट होने चाहिए और जो भी पुलिस के जिन्होंने जो लाठीचार्ज करा वो सारे जो है निलंबित होने चाहिए। और मेन चीज ये जो FIR वकील अधिवक्ताओं साथियों पे हुई है वो FIR वापस होनी चाहिए। सबसे मेन ये चीज थी। राजस्थान में जो एडवोकेट जो प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू कराया है वही कमी आज हमें खल रही है। शायद अगर यहाँ पे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाता तो बहुत बेहतर होता, और ऐसा नहीं है। जिला गाजियाबाद की बार में हमारे गाजियाबाद से जो है जो एक तो सांसद भी हैं जो बार के मेंबर हैं और विधायक भी हैं जो वो भी यहाँ के मेंबर हैं, और एक लोनी से विधायक वो भी हमारी बार के मेंबर हैं। लेकिन अभी तक उन जो हमारे अधिवक्ता जो यहाँ के सदस्य हैं उन्होंने अभी तक फिलहाल में जो है सरकार तक बात पहुंचाने का काम नहीं करा है। आज हंगामे से ही भरा हुआ पूरा दिन रहा। मैंने आपको प्रयागराज में छात्रों के हंगामे की तस्वीर दिखाई, उनका आक्रोश दिखाया। आपने देखा गाजियाबाद में कैसे वकीलों ने अपनी मांगों के साथ ये प्रोटेस्ट किया। तो अब एक तस्वीर राजस्थान से भी। राजस्थान के जयपुर में मौलानाओं ने मुसलमानों को खूब भड़काया। मुस्लिम लड़कों को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ उकसाया। दरअसल पिंक सिटी जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तौकीर रजा और सरवर चिश्ती जैसे कई बड़े मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए। हजारों की तादाद में रजा अपनी भड़काऊ बयानबाजी को लेकर मुसलमानों के बीच काफी हिट है। मुसलमानों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए आती है। वक्फ बिल के खिलाफ जलसे में तौकीर रजा ने जबरदस्त भड़काऊ बातें मंच से कही। मोदी सरकार के खिलाफ खुलेआम मुसलमानों को भड़काया भी। तौकीर रजा ने मुसलमानों से एकजुट होकर दिल्ली को घेरने की बात की। पार्लियामेंट के विंटर सेशन से पहले ही तौकीर रजा मुसलमानों की भीड़ लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिम लड़कों को उकसाने में तौकीर रजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तौकीर रजा ने मंच से ऐसी भड़काने वाली बातें कही है जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। तौकीर रजा ने कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़क पर उतर जाएंगे तो रूह कांप जाएगी और उस समय जो होगा उसकी जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं होगी। तौकीर रजा ने मोदी सरकार को सबसे बेईमान हुकूमत बताया। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने कहा किसी के बाप में ताकत नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करे। ये सीधे मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भड़काना नहीं तो और क्या है। ईमानदार हो अगर तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि दिल्ली आओ और इसके खिलाफ कानून बनवाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। औकाफ के हवाले से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन अमान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन
तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो और तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। क्या तौकीर रज़ा का मकसद वक्फ बिल के नाम पर देश में दंगे भड़काना है? वक्फ के नाम पर आखिर मौलाना ब्रिगेड का रियल मोटिव क्या है? तौकीर रज़ा का एक और बयान आपको सुनाती हूँ। इसमें वो धमकी भरे अंदाज में सीधे सीधे मुस्लिम नौजवानों को अपनी तकरीर से भड़का रहे हैं। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। नहीं है, बातिल को कुचल डालेंगे। हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे तहर भी उलझी तो मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे इंशाअल्लाह बदल डालेंगे। तौकीर रज़ा आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं है, या फिर उन्हें नौकरी करने का अधिकार नहीं, या फिर उन्हें बिजनेस करने का अधिकार नहीं, या फिर उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, या फिर इस देश में उनके धार्मिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है? अगर इन तमाम बातों में से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर खुलेआम मंच से मुसलमान नौजवानों को क्यों भड़काया जा रहा है? तौकीर रज़ा संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मुसलमानों को दिल्ली मार्च के लिए भड़का रहे हैं। तौकीर रज़ा ने इंडिया टीवी से बातचीत में अपनी तकरीर पर सफाई भी दी। कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बिल के विरोध में मुसलमानों के प्रोटेस्ट को नोटिस नहीं कर रही है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि सरकार तक दिल्ली जाकर अपनी बात पहुंचाई जाए। तौकीर रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर जी, आज औकाफ का जो एक सम्मेलन हुआ, तमाम मुसलमान और तमाम लोग वहाँ पे मौजूद रहे। आपको मैं सुन रहा था, आपने ऐलान किया कि दिल्ली चलो, दिल्ली अगर नहीं गए तो बात नहीं बनेगी। आप तो स्टेज पे अपना शामियाना लेके बैठने जा रहे हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि अलग अलग सूबों में, अलग अलग ज़िलों में लोग जो छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, हुकूमत उसका उतना नोटिस नहीं ले रही जितना लेना चाहिए। तो हुकूमत को एहसास कराना है तो हुकूमत दिल्ली में बैठी हुई है, तो वहाँ जाके हम अपनी बात रखना चाहते हैं और अपनी बात कायदे से पहुँचाना चाहते हैं ताकि हमारी तकलीफ हुकूमत सबकी है। जयपुर के मंच पर अजमेर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती भी मौजूद थे। जब उनका नंबर आया तब उन्होंने माइक थामा। तौकीर रज़ा के लाइन लेंथ पर ही अपनी भी तकरीर रखी। सरवर चिश्ती के टारगेट पर भी मुस्लिम नौजवान थे। मुस्लिम नौजवानों के दिलो दिमाग में किस तरीके का जहर उन्होंने घोला, आप खुद सुनिए। आपने अगर किसी बुजुर्ग 80 साल को ट्रेन में 15-20 जनों ने मार कर ये साबित करने की कोशिश की कि आप सूरमा हो, तो ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी सभ्यता है। बड़ी अजीब बात है। एक 80 साल के दादा के बुजुर्ग को मारते हो। अच्छा, नुपुर शर्मा से लेकर इस नित्यानंद तक इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की और आज तक ये अरेस्ट नहीं हुए। और हमारे बच्चे जरा सी बात कर दे तो उनको यूएपीए में बंद कर दिया और 5-5 साल उनकी जमानत नहीं होती है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है, ये सितम नहीं है तो क्या है? मुझे आप बताइए ना। बुलडोजर 1967 में पहला बुलडोजर गजा में चला था। ये इसराइली मैकेनिज्म को दोहरा रहा है। तो ये भी देख लें, पूरी दुनिया की ताकत है एक तरफ, साल भर से ज्यादा हो गया, फाका कशी करके हर तरह की ताकत करके ये बता दिया कि दुनिया के सब में सूरमा कौम मुसलमान है कि नहीं? है कि नहीं?
बुज़दिली हराम मानता हूं मैं इस्लाम में। क्या मानता हूं? 22,000 का लश्कर था यजीद का, 72 करबला में थे। यजीद था और हुसैन है। जब तक जुर्रत अली और फिक्र हुसैन नहीं होगा आप कामयाब नहीं हो सकते, और इसके रसूल इसमें बिना नहीं होगा तो तमाम बातें बातिल है, हक नहीं। जयपुर में मंच सजा तो कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद भी पहुंच गए। मौका मिला तो मोदी सरकार पर जहर उगल दिया। इमरान मसूद ने वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को ही नहीं हिंदुओं को भी भड़काने की कोशिश की। भाइयों से कहना चाहता हूं, आज घर में मेरे आग लगी है तो पड़ोस में घर तुम्हारा भी है। ये कहीं तुम्हारी मंदिरों की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर तो नहीं है। आवाज उठने लगी है साधु समाज, संत समाज के बोर्ड बनाने की। कहीं ऐसा ही कानून ला करके वो तमाम तर प्राचीन मंदिर जिनके पास, चाहे वो साउथ इंडिया के हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हो, उन तमाम मंदिरों के ऊपर तो कहीं नजर नहीं है कि इनके ऊपर भी हम काबिज होकर के बैठ जाएं। ये आवाज उठने लगी है। अभी तो आज हमारे घर में आग लगी है, अगर नहीं बुझाओगे तो ये घर आपके भी आ सकती है। आपने सुना वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को जयपुर में कैसे भड़काया गया। बात अब महाराष्ट्र की सियासी फाइट की भी करेंगे, जहां पर वोट जिहाद के बीच अब भगवा कपड़े पर नया सियासी दंगल शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़े पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। खड़गे ने सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर सवाल उठाया, कहा कि या तो सफेद कपड़े पहन ले या फिर राजनीति छोड़ दें। दरअसल मुंबई में महाविकास अघाड़ी का संविधान बचाओ सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए जोरदार हमला बोल दिया। योगी के गेरुआ वस्त्र धारण करने पर सवाल उठा दिए। खड़गे ने कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं, उनके सिर पर बाल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप सन्यासी हैं और गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। साथ ही उन्होंने सीएम योगी पर समाज को बांटने का आरोप भी लगा दिया। बटोगे तो कटोगे को लेकर कटाक्ष किया। कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते, तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? ये कटेंगे मटेंगे क्या है? बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले? हाँ, एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में? अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। खड़गे ने बीजेपी के स्टार प्रचारक के ड्रेस पर सवाल उठाया तो बीजेपी भी अटैकिंग मोड में आ गई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई और माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।